नमस्कार, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र की बारी है। बड़ा सवाल उठता है कि हरियाणा की हार का क्या सबक राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग लेंगे? बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या हरियाणा में जीत का जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया, उसे वो महाराष्ट्र पर भी लागू करेगी या महाराष्ट्र में वो रेवड़ियां बांटने पर ज़्यादा जोर देगी? जीत का फॉर्मूला ऐसा कौन सा था जो हरियाणा में बीजेपी के काम आया, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक रेवड़ियों की बात है तो 96,000 करोड़ की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जिसमें लाड़की बहना योजना में ही 46,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इस योजना का कितना फ़ायदा होगा महाराष्ट्र में बीजेपी को, ये तो पता नहीं, लेकिन नितिन गडकरी ने तो इसमें एक पेंच फंसा ही दिया, ये कहते हुए कि दूसरी योजनाओं के लिए सब्सिडी नहीं मिल रही, दूसरी योजनाओं के लिए पैसा नहीं निकाल पा रही महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि सब कुछ उसने लाड़की बहना योजना में डाल दिया है। अब हरियाणा में बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने पूरा जोर इस बात पर लगाया कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो बट जाए, वो कांग्रेस की झोली में नहीं जाए, वो छोटी पार्टियों में बट जाए, निर्दलियों में बट जाए, बागियों में बट जाए। हर खाप के लोगों को खड़ा किया, हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों को तलाशा जिनके पास 2.5, 3, 3,500 वोट था और उनको पंप किया, उनको आगे बढ़ाया और जिसमें वो कामयाबी हुई। अब क्या महाराष्ट्र में ये फॉर्मूला लागू किया जा सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं किया जा सकता है, प्रकाश अंबेडकर हैं, उनका सहारा लिया जा सकता है। वैसे ही प्रकाश अंबेडकर ने इस समय 10 मुस्लिम बहुल इलाकों से 10 मुसलमान उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीधा-सीधा ये महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाली नीति है। इसी तरह जरांगे पाटिल जो मराठों का आरक्षण का आंदोलन चला रहे हैं, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जरांगे पाटिल एकनाथ शिंदे के इशारे पर आंदोलन भी करते रहे हैं, आंदोलन को वापस भी लेते रहे हैं, अपनी खास मांगों को लेकर समर्थन भी लेने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये एक बड़ा फिशी मामला है। लेकिन अब पहले सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन मसला 2 गठबंधनों के बीच है। हरियाणा में और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा फ़र्क है कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी 2 ही दल थे, आमने-सामने थे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनसीपी के साथ है, तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ है। यानी इंडिया बनाम एनडीए के बीच में मुकाबला है। जाहिर है कि बीजेपी की अपने धड़े में, अपने गठबंधन में एक तरफा मर्जी नहीं चलेगी, कांग्रेस की अपने गठबंधन में एक तरफा मर्जी नहीं चलेगी। बड़ा सवाल ये नहीं है कि सीट शेयरिंग दोनों के बीच होती है या नहीं होती है। बड़ा सवाल ये भी नहीं है कि कौन सा दल कितनी सीटें लड़ता है। बड़ा सवाल ये है कि कौन सा दल कौन-कौन सी सीटें लड़ता है। कितनी सीटें लड़ना और कौन-कौन सी सीटें लड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिस पर पूरा महाराष्ट्र का चुनाव आकर टिक गया है। सीट शेयरिंग की बात करें तो अभी तक जो प्रारंभिक सूचना सामने आ रही है, ये कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे 100 सीटों पर, कांग्रेस 100 सीटों पर, शरद पवार 84 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी 4 सीटें छोटे दलों के लिए छोड़ी जाएगी। उधर महायुति का भी गठबंधन जो है बीजेपी का, उसमें भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मोटे तौर पर तय हो गया है। एग्जैक्ट सीटों की संख्या नहीं है, लेकिन बीजेपी 140 से 150, एकनाथ शिंदे 80 से 90 और अजीत पवार 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 47 सीटें ऐसी हैं जो उलझी हुई हैं और वहाँ पर तय नहीं हो पा रहा कि किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा गज़ब है। गज़ब इसलिए है क्योंकि 5 साल पहले ए पार्टी अब बी पार्टी के साथ गठबंधन में है। उस बी पार्टी के साथ गठबंधन में है जिसने 5 साल पहले सी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन सी पार्टी का एक टुकड़ा C1 उसके साथ है, उधर दूसरा टुकड़ा C2 इस समय ए पार्टी के टुकड़े A1 के साथ है, जबकि पिछली बार दूसरा टुकड़ा A2 बीजेपी बी के खिलाफ लड़ा था।
तो आप भी कहेंगे कि मैं क्या ये जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर ये चुनाव इसी जलेबी में उलझ कर रह गया है। जैसे अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इस बार क्या होगा? इस बार उद्धव ठाकरे कांग्रेस के उन उम्मीदवारों का समर्थन करेगी जिसका 5 साल पहले उन्होंने विरोध किया था। इसी तरह उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां 5 साल वो तो पहले एक साथ थे। इसी तरह बीजेपी अजीत पवार के कुछ उम्मीदवारों का समर्थन करेगी जहां वो 5 साल पहले अजीत पवार के खिलाफ लड़ रही थी। इसी तरह बीजेपी इसी तरह अजीत पवार एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कुछ उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे होंगे जिनके खिलाफ उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था। तो सारा मसला वोट ट्रांसफर पर आकर टिक गया है। जो पार्टी, जो गठबंधन अपना ईमानदारी से वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब होगी वो ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी। अब अगर इस तरह पर, इस तर्ज पर महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाविकास आघाड़ी वोट ट्रांसफर करने में कामयाब हुई थी। मुस्लिम इलाकों से भी, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने बाद में वोट जिहाद का नाम दिया, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने कांग्रेस के कारण उद्धव ठाकरे को वोट दिया था। ये विधानसभा चुनाव में भी लागू रहेगा। अगर लागू रहा तो कितनी सफलता महाविकास आघाड़ी प्राप्त कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बीजेपी के जो संजय राउत हैं, वो माफ़ कीजिएगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो संजय राउत हैं वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस साफ कर दे, वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है या हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहती है। एक तरह से धमकी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अकेले चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा सकती। बीजेपी अकेले चुनाव लड़कर चुनाव नहीं जीत सकती, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर चुनाव नहीं जीत सकती, उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़कर चुनाव नहीं जीत सकते। यही स्थिति एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार और शरद पवार के साथ है। इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ भी बात करना अभी बहुत अर्ली है। सबसे पहले देखना होगा कि दोनों गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग आधिकारिक रूप से क्या सामने आती है और उसमें भी कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन कौन सी सीटों पर लड़ रहा है, इस हिसाब से जानना दिलचस्प रहेगा कि खेल आगे क्या हो सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।